हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक की। यूपी बोर्ड क्लास 10th के इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 3 होने वाला है आज, जिसका नाम है मुद्रा और साख। मुद्रा और साख, इसमें हम लोगों को कितनी टॉपिकों को कवर करना है उसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन सी टॉपिक हमें कवर करनी है। तो देख लीजिए, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है इसे देखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। फिर हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, कवर करेंगे विनिमय का माध्यम। चौथा मुद्रा का प्रयोग। पांचवा बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां। उसके बाद ऋण की शर्तें, ऋण लेने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। उसके बाद भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। लास्ट बचेगा हम लोग के लिए अनौपचारिक क्षेत्रक में साख। यहाँ औपचारिक और यहाँ अनौपचारिक क्षेत्रक में साख। इतनी चीजों को हम लोगों को डिस्कस करना है। कहाँ? चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर 3 का नाम क्या है? मुद्रा और साख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पहली पॉइंट को कवर करेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली। देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं अर्थशास्त्र पार्ट 3 मुद्रा और साख। देखते हैं पहली पॉइंट को, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। इस प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का लेन देन होता है। पैसा नहीं दिया जाता है। जब दो व्यक्ति हो, दोनों के पास अलग अलग सामान हो, तो उस सामान को एक दूसरे से हेरा फेरी कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तब इस प्रणाली को हम लोग कह देते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद अगला आ जाएगा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग में हम लोग देख रहे हैं कि विनिमय में दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना आवश्यक है। दोहरा संयोग मतलब कि तुम कुछ लोगे तभी मैं कुछ दूंगा, यानी कि क्रय और विक्रय दोनों चीजें इसमें शामिल हो रही हैं। ठीक है, तो यह है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। विनिमय का माध्यम देखते हैं। पहले हम लोगों ने देखा विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम क्या है? तो विनिमय के माध्यम में हम देख रहे हैं मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। मुद्रा क्या कर रहा है? मध्यस्थता का काम कर रहा है। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। प्राधिकृत का मतलब कि जारी करती है। मुद्रा को किसी देश की सरकार जारी करती है। उसके बाद मुद्रा का प्रयोग। मुद्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए, मुद्रा का प्रयोग ने एक प्रकार की चीजें खरीदने और बेचने में किया जाता है। मुद्रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने में किया जा सकता है, जैसे वकील से परामर्श लेने में या डॉक्टर की सलाह लेने आदि में। तीसरा, मुद्रा की सहायता से कोई भी अपनी चीजें बेच भी सकता है और हमने एक दूसरी चीज खरीद भी सकता है, यानी खरीदने और बेचने। ये देख रहे हैं मुद्रा के प्रयोग, कुछ उदाहरण है। इसी प्रकार में मुद्रा से सेवाओं का भी लेन देन कर सकता है। मुद्रा में भुगतान करने में बड़ी आसानी होती है। इसमें कोई वस्तु नहीं देना पड़ता है, इसमें मुद्रा और वस्तु हो जाती है। लोग बैंकों में अतिरिक्त नगद अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं, यानी कि जो पैसा अतिरिक्त होता है उसे कहाँ जमा कर देते हैं? बैंकों में जमा कर देते हैं। खातों में जमा धन की मांग जरिए निकाला जा सकता है।
जिसे मांग जमा कहा जाता है, यानी कि जो पैसा हम बैंकों में जमा कर दिए उसे बाद में निकाला भी जा सकता है, जिसे हम लोग मांग जमा कहते हैं। उसके बाद चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम भुगतान करने का आदेश देता है। चेक एक होता है जो कि किसी भी व्यक्ति का नाम से हो, उस पर केवल साइन कर देता है और दे देता है किसी और को, तो दूसरा व्यक्ति भी जाकर उसको ले सकता है, भेजा सकता है। आगे बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, यानी बैंकों से ऋण लेते हैं तो कौन सी गतिविधियां होती हैं। बैंकों में भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा अपने पास रखती है, यानी कि जितने भी व्यक्ति पैसे जमा कर रहे हैं बैंक में, उसमें से जो बैंक है, बैंक केवल 15% ही रखेगा। कितना? 100 में से 15 रुपया रखेगा और बाकी क्या करेगा? कामों में लगा देता है। देखिए, इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। एक दिन में कोई भी व्यक्ति हो 15% से ज्यादा नहीं निकालता है, इसीलिए 15% ही बैंकों में रखा जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है, यानी कि जो 15% के बाद में 85% बच रहा है बैंकों में, वो 85% क्या होता है कि लोगों को ऋण के रूप में दे दिया जाता है, जिससे कि ब्याज आता है। अब उसी ब्याज से सारा काम बैंक करता है, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह हो गया या फिर कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या फिर कुछ भी होता है सरकारी काम बैंकों का, वो काम होता है किससे? 85% पैसे से मिले ब्याज से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं ऋण की शर्तें क्या होती हैं। ब्याज की दर, दूसरा समर्थक ऋणाधार, तीसरा आवश्यक कागजात, चौथा भुगतान के तरीके। ये सब है ऋण के शर्तें। अब इसमें हम लोग देखते हैं विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। जैसे भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख, भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख। औपचारिक का मतलब जो फॉर्मल होता है, यानी कि ऑफिस वगैरह, कहीं जहां नियम लगता हो। अनौपचारिक का मतलब रेमडेमली। औपचारिक में देखते हैं बैंक और सहकारी समितियों के लिए कर्ज औपचारिक क्षेत्रक ऋण कहलाते हैं। समझ में गए? बैंक और सरकारी समितियों में जो पैसा बांटा जाएगा, ऋण बांटा जाएगा, उसको कहेंगे औपचारिक क्षेत्रक। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी और नोट जारी करता है। केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी और नोट जारी करता है कौन? आरबीआई। देखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं। समय समय पर बैंकों से यह जानकारी लेता है कि कितना और किनको किस ब्याज पर ऋण दे रहा है। समय समय पर बैंकों से यह जानकारी लेता रहता है कि बैंक कितने ऋण पे क्या कर रहे हैं? ऋण दे रहे हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में साख, अनौपचारिक क्षेत्र में साख को देख रहे हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में साख, जैसे कि अनौपचारिक का मतलब साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। ऋणदाता ऐच्छिक दरों पर ऋण देते हैं, नाजायज तरीकों से अपना ऋण वापस लेते हैं। ये हो गया अनौपचारिक क्षेत्र। क्वेश्चन है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है? दूसरा, चेक क्या है? चेक द्वारा भुगतान कैसे किया जाता है? उदाहरण देकर समझाइए। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है? यह जरूरी क्यों है? लोग अनौपचारिक क्षेत्र से अधिक ऋण क्यों लेते हैं? उत्तर है, मुद्रा, वस्तु और सेवाओं के विनिमय में बड़ी उपयोगी सिद्ध है। कौन? पहला क्वेश्चन था, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है?
आप मुद्रा द्वारा बाजार से जो खरीदना चाहते हैं, जैसे कपड़ा, बर्तन, जूते आदि आसानी से खरीद सकते हैं। आप मुद्रा द्वारा जो भी खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। आप मुद्रा द्वारा किसी भी कारीगर से, चाहे वह बढ़ई हो, लोहार हो, मकान बनाने वाला मिस्त्री हो या दीवारों पर रंग करने वाला पेंटर हो, अपनी आवश्यकता के अनुसार काम ले सकते हैं। मुद्रा आपको आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या से भी बचाती है। इससे काफी सर दर्द कम हो जाता है। जो भी चीजें चाहें उस मुद्रा से हम खरीद सकते हैं। क्वेश्चन थे ये। दूसरा क्वेश्चन था, चेक आमतौर पर कागज का टुकड़ा है, कागज का एक टुकड़ा होता है जो धन भुगतान करने का आदेश देता है। तो ये चेक के बारे में था। ये सब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यदि आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो इसे भी डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।